नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है नवभारत एंटरटेनमेंट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं भूल-भुलैया के सबसे नटखट चुलबुले और बहुत ही फ़ेमस किरदार, जिनकी फ़िल्म अभी आ रही है 5 मई को, सास बहू और फ्लेमिंगो। तो बहुत-बहुत स्वागत है जिमित त्रिवेदी जी आपका एक बार थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे थैंक हैं यू। आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। तो एक कुछ करेक्शन है छोटा सा, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ वेब सीरीज। ओके, ओके, वेब सीरीज़। जी। सास बहू फ्लेमिंगो एक वेब सीरीज़ है जो कि 5 मई से डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम इनसे जानेंगे कि उसमें इनका किरदार क्या है? तो आप थोड़ा-सा अपने किरदार के बारे में बताइए। ज़रूर। मेरा जो किरदार है वो है एसीपी प्रोशून का कैरेक्टर है, जो एक एंटी नारकोटिक यूनिट का हेड है। और हुँ, ये एक ऐसा किरदार है जो लोगों को आई होप काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि पहली बार वो लोग देखेंगे इस तरह का किरदार जो कि कॉमेडी ज़रा भी नहीं कर रहा है। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सीरियस, बहुत ही शार्प, और ऐसा बंदा है कि जिसे देखकर आप पहले तो मानेंगे ही नहीं कि ये पुलिस वाला है। उसमें भी एसीपी है और उसमें भी नारकोटिक्स यूनिट का हेड है। तो और जिस तरह से ये अपने केस को सॉल्व करता है, जिस तरह से ये अपने इर्द गिर्द एक इसने एक ऐसी वाइब्स अपने आसपास क्रिएट की है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, जबकि वो हमेशा लोगों से 2 कदम आगे रहता है। और इससे हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस हमेशा प्रोसून को ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक ही बंदा है जो कभी ना नहीं बोलता है। एंड ही इज़ ऑलवेज वेलकमिंग, कि जितना टफ केस होता है उसको उसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये किरदार है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे इसे परफॉर्म करने में भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हमेशा एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर जो इंटेलिजेंट नहीं दिखता है, एक शार्प इंसान जो शार्प नहीं दिखता है, और उस किरदार को परफॉर्म करना, दैट टू एक ऐसे माहौल में कि जहाँ पे बहुत सारा क्राइम चल रहा है और उसके बीच में उसको एक केस को सॉल्व करना है। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड अ कैरेक्टर। ओके। मतलब ये एकदम उलट है, जैसे हम लोग आपको स्क्रीन पे लगातार जैसे देखते आ रहे हैं, उससे एकदम बहुत ज़्यादा ही अलग शेड आपको देखने को मिलेगा हमें। ऐसा होगा कि लोग शायद मुझे देखने के बाद हमेशा वही एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी कुछ कॉमेडी आएगी, अभी कुछ हाँ। होगा। और बट इसमें डिसअपॉइंट होंगे वो लोग, क्योंकि उनको कॉमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि एक अलग ही जर्नी पे वो मेरे साथ चलेंगे। और हुँ, हुँ। जो शेड आज तक उन्होंने नहीं देखा है, या जो मैं ये कहूँ कि अ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हुँ। एक जो कैलिबर एक हमेशा एक एक्टर का होता है, जो उसे हमेशा एक मौका चाहिए कि वो एक चीज़ जो लोगों ने ऑलरेडी देख चुकी है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और ज़्यादा देखना चाहते हैं, हुँ। उससे कुछ हट के कुछ अलग एक करने का मौका मिलता है, जो इस किरदार में मिला है। तो लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आएगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे करने में खुद को ज़्यादा मज़ा आया। ओके। अच्छा आपको कैसे मतलब अप्रोच कैसे किया है? क्योंकि आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिस तरह से आप बता रहे हैं अपने किरदार के बारे में। तो पहला तो आपने ऐसा कुछ गुजराती वगैरह में किया था या फिर ये आपका पहला है इतना सीरियस और मतलब कॉप वाला रोल? सी सीरियस तो मैंने, जैसे मेरा पहला जो मेरा टेलीविजन शो था कलर्स चैनल पर जब आया था, तो हुँ, उसमें मैंने मेन नेगेटिव कैरेक्टर, मेरा मेन नेगेटिव कैरेक्टर था जो मैंने कभी किया हुँ, नहीं था। और उसके अलावा मैंने स्टेज के ऊपर भी काफ़ी सीरियस रोल किए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एक अमाउंट अगर मैं कहूँ, तो वो ज़्यादातर हुँ, हमेशा एक ह्यूमरस कैरेक्टर्स का ही रहा है। जर्नी वैसे ही रही है, तो लोगों को वो एक दिमाग में बैठ गया कि ये कॉमेडी ही कर सकता है। हाँ, बट थैंक्स टू कास्टिंग बे, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो जिन्होंने अप्रोच किया मुझे इसके लिए। हुँ, और वो एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक स्टेप लिया और उन्होंने ये रोल मुझे ऑफ़र किया। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट चलो एक ऑफ़र तो हुआ, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। एंड आई गेव माई बेस्ट, क्योंकि मुझे मेरा ये था ऑडिशन देते वक्त भी कि रोल मिले ना मिले, ऑडिशन करने हुँ, में मज़ा आना चाहिए। सो आई वॉज हुँ, एंजॉइंग दैट प्रोसेस। एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि होमी सर को भी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, कि एटलीस्ट होमी सर तो डेफिनेटली ही इज़ नोन फॉर दैट, कि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ही करते हैं, और मुझे हुँ। भी वो चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आती है। बट कास्टिंग डायरेक्टर ने भी एक स्टेप अलग लिया, तो वेरी थैंकफुल टू देम, बोथ ऑफ देम।
अरे नहीं, मतलब कॉल कैसे आई? मतलब कॉल किया गया, किसी ने आपको रेकमेंड किया, मतलब नहीं, कहाँ से वो प्रोसेस शुरू कैसे हुआ? अब ऐसा है कि इतना काम तो मैंने किया है कि हम्म। लोग जानते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली जैसे अभी इंडस्ट्री में हमेशा एक कास्टिंग वालों को एक दे दिया जाता है प्रोजेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली उनको ब्रीफ दिया जाता है कैरेक्टर की, और फिर वो कास्ट करते हैं। सो सेम वे जैसे मैंने कहा कि कास्टिंग भी एक कास्टिंग एजेंसी है, और तो विच वाज अपॉइंटेड बाय मैडॉक। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस कैरेक्टर के लिए, एंड थ्रू ऑडिशन आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, जैसे कि आप थिएटर्स, शुरुआत में आपने थिएटर्स किए थे, जी। उसके बाद फिर आप टीवी और मूवी से जुड़े। तो जैसे आप अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएँगे कि आपकी फैमिली आपके इस फ़ील्ड में आने के लिए राज़ी थी, कि कभी कोई रिस्ट्रिक्शन वग़ैरह नहीं था कि नहीं बेटा तुझे सरकारी नौकरी करनी है, नहीं तुझे इस फ़ील्ड में नहीं जाना है, ये इसमें कुछ पैसा नहीं है, जैसा कि अमूमन होता है एक नॉर्मल जी। फैमिली में? हाँ, मतलब एक थोड़ा सा डर तो एक था। और ऐसा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, मैं एक्सीडेंटली आ गया हूँ, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ डायमंड असॉर्टर। सो मैं आई वॉज इंटर कॉलेजिएट में 2 प्ले किए थे, और ऐसा था कि हाँ चलो मज़ा मज़ा करने के लिए कर लिए, ठीक है चलो अभी काम करेंगे, एंड डेस्टिनी यहाँ पर थी, तो थिएटर से जुड़ना हुआ वापस, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो शुरुआती दौर में ऐसा था कि हमेशा हर पेरेंट्स को रहता है कि ये फील्ड में ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो एक एक साइड इनकम, एक स्टेबल इनकम आपकी होनी ही चाहिए, वो एक डर डर था। बट आई सेड हुँ। कि गिव मी 2 इयर्स, और 2 साल में अगर मुझे अगर पता चल जाएगा कि मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं, और मुझे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ये फील्ड से निकल जाऊंगा। तो दे वर ऑल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा तो जजमेंट जो है वो हमेशा करेक्ट ही रहता है। तो मैंने 2 साल के अंदर आई प्रूव्ड माई सेल्फ, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि येस नाउ आई वांट टू गो इनटू दिस लाइन ओनली। तो उनको भी मेरा काम देख के पता चल गया। तो तो आपने क्या ग्रेजुएशन वगैरह किसमें की थी? किया था, नहीं किया था? नहीं, मैंने कोई स्कूलिंग इस चीज़ का, एक्टिंग का कोई स्कूलिंग मैंने किया ही नहीं है। नहीं, नहीं, वैसे नॉर्मल पढ़ाई जो 10th 12th ग्रेजुएशन जो होती है अच्छा, हाँ, नॉर्मल, वो इस तरह से वैसे? नहीं, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। सो अच्छा, एस वाई बी कॉम तक मैंने मेरी पढ़ाई की है, उसके बाद मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। ओके। तो उसके मतलब बचपन से ऐसे आपका कब मतलब विचार आया कि आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है? उसके पहले भी आपने बचपन में सोचा होगा ना कि बड़ा होके मुझे तो ये बनना है, इसके जैसा नहीं, बनना है? मुझे तो डिफेंस में जाना था। आई वॉन्टेड टू जॉइन आर्मी, बट ओके। सिंस गुजराती फैमिली से हूँ तो हमेशा वो एक डर रहता है। तो बिजनेस में जाना होता है तो दे वर ऑलवेज रेडी, बट हाँ। डिफेंस में जाना था तो वहाँ नहीं हुआ। फिर शेफ बनना था, बट तो ब्राह्मण हूँ तो नॉनवेज खाना वो अलाउड नहीं था, तो उधर वापस रिस्ट्रिक्शन आ गया। सो देन फाइनली जर्नी टर्न हुई कि चलो डायमंड असॉर्टमेंट में, और हुँ। वहाँ पे जाना हुआ। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि फर्स्ट टाइम डायमंड मार्केट क्रैश हो गई अराउंड 2000 में, बिकॉज मेरी डेस्टिनी यहाँ पे थी। तो फिर वापस हाँ। वहाँ से फिर वापस टर्न हुआ, और ऐसा हुआ कि मैंने इंटर कॉलेजिएट में जो ऐसे ही मजाक मजाक में 2 प्ले किए थे, उसमें से एक प्ले था वो कमर्शियल में बना रहे थे। सो अच्छा। एक दोस्त के साथ ऐसे ही बात हुई, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ काम होगा तो बताना, बिकॉज यू डोंट नो, आप हुँ। उस मोड पर हैं कि आपको अभी पता नहीं हुँ। आगे कहाँ जर्नी जाने वाली है। हुँ। सो दोस्त, मेरा जो दोस्त था उसी ने बताया मुझे कि ये प्ले हमने किया था वो इसमें बन रहा है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे कुछ पता नहीं था, आई हैड जीरो नॉलेज। ही सेड कि बैक स्टेज करो, आप बैक स्टेज से शुरू होता है। तो हुँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था, पैसा मिलता है? तो ही सेड हाँ हाँ कमर्शियल है, पैसा मिलेगा। तो आई सेड हाँ। ओके फाइन, चलो लेट्स गो। सो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहला प्ले मेरा दिलीप जोशी के साथ हुआ, तो वहाँ से हाँ। काफ़ी कुछ सीखते सीखते मैं आगे बढ़ा, एंड आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट, मैं हमेशा लेजेंड्स के साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिलीप जोशी ऑल्सो, बिकॉज बैक स्टेज क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, और एक्टिंग के लिए डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत ही करेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ था। तो ओके। आपके आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, जैसे लोग बताते हैं एक्टर्स अपने स्ट्रगल के बारे में कि मैं जब मुंबई आया था तो मेरी जेब में 15 रुपए थे, 5 रुपए थे, ऐसा कुछ कोई सीन आप लेके ऐसे निकले थे? आपके साथ भी नहीं कुछ स्ट्रगल वाला सीन रहा है? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रगल तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही रहा हूँ। तो ओके। मैंने कभी वो स्ट्रगल मेरा कभी हुआ नहीं है। और मुझे ये वर्ड जो है स्ट्रगल, मैं हुँ। इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि स्ट्रगल आपको जब मर रहे होते हैं तब जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अदरवाइज इट्स हार्ड वर्क, हुँ। और हार्ड वर्क के अलावा आपको सक्सेस नहीं मिलती है। सो मेरी लाइफ में कभी ये नहीं हुआ है कि अरे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये सेल्फ पिटी है जो मुझे, मैं हाँ। सेल्फ पिटी कभी खुद के लिए भी नहीं करता हूँ। हुँ। खुद को एक अंदर से भी आवाज़ आती है कि अरे ये हुआ, तो खुद को बोलता हूँ कि बेटा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा।
क्योंकि आप आपका बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा और हम्म, रास्ता निकालना पड़ेगा। सो और मज़ा आया उसके बाद में, क्योंकि वो अप्रोच शुरुआत में हमेशा हर एक का होता है, क्योंकि हर एक को सेल्फ पिटी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप किसी को जाके बोलो कि अरे आपके हम्म, साथ ऐसा हो गया, मैं कुछ सहानुभूति। कोई बोलने भी आता है तो भी मैं अभी उसको रोकता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये बराबर है, ये इस तरह से ही होना चाहिए, तो ही आप सीखोगे, डिपेंडेंसी निकल जाती है आपकी। जी। अच्छा, जैसे भूल भुलैया में आपका जो कैरेक्टर था, मतलब सबने बहुत पसंद किया और उससे आप मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए, लाइमलाइट में आने लगे। जी। तो वो किरदार के लिए कैसे आपको अप्रोच किया गया था? और आप उस कैरेक्टर से मतलब पहले जब आपने स्क्रिप्ट वगैरह सुनी होगी, तो आपका रिएक्शन क्या रहा? कैसे अप्रोच किया और रिएक्शन क्या रहा? मैंने एक पृथ्वी में एक प्ले किया था, पृथ्वी थिएटर में। तो अच्छा। उस प्ले में मैंने 7 किरदार प्ले किए थे एक साथ ऑन स्टेज, 10 साल से लेके 70 साल तक। और उसके 2 वर्ज़न थे, सेम प्ले के अंदर ही 2 वर्ज़न थे। कि जो बॉम्बे में जो ट्रेन के में जो ब्लास्ट हुए थे, तो वो उसका बैकड्रॉप था। और उसमें ये था कि ये लोगों की लाइफ इसके पहले कैसी है और यही लोगों की लाइफ इसके बाद में कैसी है। तो फर्स्ट हाफ वाज कंप्लीट कॉमेडी, और सेकंड हाफ में वही वही कैरेक्टर्स अब सीरियस कैसे। सो वो मैंने 7 रोल परफॉर्म किया था विदाउट एनी गेटअप ऑन स्टेज, उसको परफॉर्म किया था। जो 2 शो के बाद में मुझे पता चला था कि नीरज वोरा उसके प्रोड्यूसर हैं। सो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे एक राइटर, उन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा ये करना है। सो आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट थिएटर, तो ऐसे चलो कुछ नया कुछ करते हैं। तो वो किया, और 2 शो के बाद पता चला कि अच्छा वो प्रोड्यूसर है, मिले उनसे। और फिर 1 महीने के बाद उनका कॉल आया कि भाई ये एक फ़िल्म है भूल भुलैया, और प्रियदर्शन जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप करना चाहेंगे? हुँ। और मेरे लिए ऐसा था कि निकी और पूछ-पूछ नहीं होती है कभी। तो मैंने इंस्टेंटली हाँ कह दिया। एंड थैंक्स टू नीरज वोरा कि वो मेरी उँगली पकड़ के मुझे बॉलीवुड में वो एक्चुअली लेकर आने वाले वो इंसान हैं। सो वो एक बहुत बड़ा डेट मेरे ऊपर रहेगा उनका। तो अच्छा। और कैरेक्टर के बारे में तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि ये कैरेक्टर है, इतने सीन हैं, और अक्षय जी के साथ में आपके इतने-इतने सीन होंगे। और इट्स इट्स वेरी वेरी ईज़ी गो कैरेक्टर। तो वैसा कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि कुछ प्रेशर है, तैयारी है, ऐसा भी कुछ नहीं था। सेट पे जाने के बाद में भी ऐसा नहीं था। प्रियन जी ने भी वही कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते जाएँगे सीन में। सो हुँ। दैट्स हाउ इट हैपेंड। अच्छा, जैसे अब दूसरी बनी तो मतलब डायरेक्टर ऑब्वियसली चेंज थे, भूल भुलैया 2। जी। उसमें आपको उम्मीद थी कि जब अनाउंस हुआ था कि भूल भुलैया 2 आएगी, तो आपको था कि आपको कास्ट किया जाएगा या आपको अप्रोच किया जाएगा किसी भी कैरेक्टर के लिए? नहीं, मुझे वैसा तो मैंने कुछ कुछ रखा नहीं था अपने दिमाग में, और मैं ना कभी रखता हूँ कि अगर होता है तो ठीक है, आएगा और तो पता चलेगा क्या है। ओके। अच्छा, आपने बॉलीवुड में काम किया, टीवी इंडस्ट्री में काम किया और गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया। लेकिन जो बहुत लंबा-लंबा गैप भी रहा है आपके उस जर्नी में, तो जी। वो किस वजह से? क्या आप ब्रेक ले लिया था आपने कि कुछ और नहीं, नहीं। ट्राई कर रहे थे? मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। हुँ, और मैंने जो भी किरदार किए हैं, जो भी आपने देखे हैं अब तक, वो हमेशा वो स्टैंड आउट हुए हैं। क्योंकि मेरा हमेशा अप्रोच यही रहता है कि मेरी मैं जो भी काम करूँ वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली हो। जैसे अभी अभी आप आज की तारीख में भी लोग मुझे भूल भुलैया के कैरेक्टर से ही पहचानते हैं, बिकॉज वो हुँ, एक क्वालिटी वाली चीज़ है। तो क्वालिटी हमेशा लंबी चलती है। तो मैं हमेशा वेट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि स्टोरी क्या है, सेटअप क्या है, मुझे कौन सा किरदार ऑफर किया जा रहा है, क्या है। तो ऑफर्स तो काफ़ी सारी आई थी, बड़े बड़े सेटअप में आई थी। लेकिन अगर वो कैरेक्टर भीड़ का हिस्सा बनने वाला है, तो फिर मैं उसको ना बोल देता हूँ, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर मुझे हुँ। उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं लग रहा है, फिर अगर वो एक सीन का भी अगर या वो किरदार है अगर, लेकिन उसमें अगर कुछ दम है कि लोग उसको याद रखने वाले हैं, तो ही मैं उसमें जाता हूँ। तो इस वजह से मैं बहुत चूजी रहता हूँ, और इस वजह से मैं आपको हमेशा मैं बड़े बड़े इंटरवल के बाद में मैं कोई किसी प्रोजेक्ट में आपको देखता हूँ। इसमें तो आप पूरा दिखाई देंगे ना, जितनी भी 7-8 एपिसोड की सीरीज़ जो जी भी जी है? जी जी। ओके। अच्छा, जब आपको ये नैरेट की गई होगी सास बहू फ्लेमिंगो, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने कैरेक्टर के अलावा सबसे दिलचस्प बात क्या लगी आपको? आपने पूरा शूट किया तो इसमें सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट आपको क्या लगा? इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि मैं जब भी सेट पे जाता था, या जो भी लाइव लोकेशंस जो हमारे थे, वहाँ पर मुझे कभी भी अपने आप को वो एफर्ट में नहीं डालना पड़ा है कि ये एक वर्ल्ड है, और उस वर्ल्ड में मुझे अपने आप को अंदर फिट करना है।
वो इतना नेचुरली हो जाता था, बिकॉज ऑफ कोर्स होल क्रेडिट गोज टू होमी सर, क्योंकि उन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द स्क्रिप्ट इज वेरी स्ट्रांग ऑन पेपर, तो एवरी कैरेक्टर इज डिफाइंड सो वेरी वेल, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड सो वेरी वेल, कि अगर आप पढ़ते भी हैं तो आपको वो समझ में आ जाती है कि अच्छा ये कैरेक्टर इस तरह से ही जाने वाला है, इसकी जर्नी ऐसे ही रहने वाली है। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत फैसिनेट उस चीज़ ने मुझे की थी, और वो आधा काम वो वहाँ से निकल गया था, बिकॉज वैनिटी से अगर आप निकलते हो तो कैरेक्टर के साथ में आप जाते हो, तो आपको वो नहीं रखना है दिमाग में कि अच्छा वहाँ पर ये चीज़ होगी या नहीं होगी। वो सीधा दरवाज़ा खोल के जैसे आप घर में एंटर करते हैं, वो सेम वैसा ही था। अच्छा, जैसे कि अभी सलमान खान ने भी बोला कि ओटीटी पे सेंसरशिप होनी चाहिए, तो आपने भी अब ओटीटी पे काम किया है, तो अदर जो सीरीज बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सेंसरशिप जरूरी है या मतलब कुछ चेंजेस होने चाहिए, ऐसा कुछ? सेंसरशिप में अब ऐसा है कि आप हर एक इंसान जो भी है, जो एक मेजर है, एज वाइज मच्योर्ड है, वो उसकी खुद की चॉइस है कि उसको वो देखना है या नहीं देखना है। हम्म। तो आप किसी के ऊपर वो फोर्स नहीं कर सकते। ये मतलब ये मेरा इंडिविजुअल मेरा कहना है, लोगों का क्या कहना है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी भी अपनी एक अलग चॉइस है। तो अगर आप किसी चीज़ को अगर दिखा रहे हो, तो वो क्या है, वो सब टेक्स्ट है या वो मेन टेक्स्ट है, वो क्या चीज़ को आप दिखा रहे हो और कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ अगर आप उसको दिखा रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो अगर सेंसरशिप देखने जाओ तो कितनी खराब फिल्में भी आती है, तो रिलीज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, लोगों के पैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि रीज़न काफ़ी सारे हैं। लोगों का टाइम वेस्ट होता है, लोग बाहर निकले, फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रेस बढ़ गया, तो आपने इतनी खराब फिल्म को रिलीज क्यों क्यों आपने करने दी? सेंसर बोर्ड ऑलरेडी है फिल्म के अंदर, फिर भी रिलीज होती है, तो फिर ओटीटी के लिए क्यों? यहाँ पे बन रही है। सो यहाँ पर जो चीज़ बन रही है तो एटलीस्ट वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ बन रही है, वो वर्ल्ड वाइड कंटेंट के लिए जा रही है, और वर्ल्ड में हर जगह पे बन रही है। तो एंड इंटरनेट इज़ अ फ्री मीडियम, सो आई डोंट थिंक कि आप आर्ट का, हाँ ठीक है, आर्ट का एक फॉर्म है, अगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जैसे आर्ट एक आर्ट बनाते हो जिसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आपने क्या पेंट किया, और फिर भी आप उसको आप बोलते हो पेंटिंग, जिसकी करोड़ों लाखों में कीमत जाती है, तो वो भी एक आर्ट है, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है, तो अभी आप उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते ना कि समझ में आना चाहिए तो ही वो आर्ट है। सो वो हर एक का अपना अपना एक परसेप्शन है, और आर्ट की सबसे बड़ी चीज़ यही है, उसकी ब्यूटी यही है कि आप आपका परसेप्शन क्या है, वो हिसाब से आपको आर्ट दिखेगी। अगर आप उसके अंदर अगर क्राइम ढूंढोगे, आप उसके अंदर सेक्स ढूंढोगे, आप उसके अंदर वायलेंस ढूंढोगे, तो आपको वही दिखेगा। आप उसको सबटेक्स्ट अगर देख रहे हो, आप किसी की जर्नी देख रहे हो और उसके साथ कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ अलग है, तो वो आपके परसेप्शन के ऊपर है। जी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपका 15 साल का ये पूरा प्रॉपर अभी जर्नी 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 रही है आपकी तो इसमें कोई एक ऐसा वाकया, जैसे कि आप का ह्यूमरस वाला अंदाज रहा है पर्दे पर, तो ऐसा कोई बैक स्टेज आपका कोई किस्सा जिसे आज आप आज भी याद करते हो तो बहुत हंसी आती हो, जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहते हो? कुछ ह्यूमरस सा हो, कुछ मतलब दिलचस्प, या कोई किस्सा ही हो इंटरेस्टिंग सा, जो आपने इन इतने सालों में एक्सपीरियंस किया हो, या कुछ कि आज भी आप मेरा याद करते हो तो कुछ? मेरा एक हुआ था, जब मैं हाँ, टेलीविजन में कर रहा था, मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, तो उसमें हाँ, काफ़ी था कि बीवी को मारता हूँ, उसका तवे पे हाथ रख देता हूँ, उसका हाथ जला देता हूँ, ये सारी सारी जो भी सारी एक्सट्रीम हाँ, चीज़ें हैं वो सारी मैं करता था। हाँ, तो ऑफ कोर्स वो एक्टिंग ही थी। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं सैलून में, मेरी अपॉइंटमेंट थी हेयर कट के लिए, और मैं वहाँ गया और काउंटर पे जाके मैंने कहा, कोई एक लेडी थी, उनसे मैंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट है, ये जो हेयर कट करने वाले हैं उनके साथ में। तो उन्होंने मेरे सामने देखा ऐसे, एक बड़ी बड़ी गुस्से से देखा उन्होंने, और उनको कुछ घिन आ रही थी मुझ पर, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझे क्यों ऐसे देख रही है। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू स्लैप यू, और मैं क्लूलेस था कि क्यों मारना, क्या हुआ, क्या अपॉइंटमेंट ली इसलिए मारना है कि क्या, मतलब मैंने कुछ गलत तो कुछ कहा नहीं है, ना ही मैं गलत जगह पर हूँ, तो क्यों? एंड देन इमीडिएटली शी अपोलोजाइज दैट आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, बट द वे यू पोर्ट्रे योर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, वो देख के इतना गुस्सा आता है रोज, कि मैं हमेशा रोज देखती हूँ, रोज देखती कि एक बार ये आदमी मुझे मिल गया सामने तो उसको इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, कि अपनी बीवी के साथ कोई इस तरह से बिहेव करता है, तो वो मेरे साथ एक
एक किस्सा एक ये रहा है, विच वाज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स, बट इट कौन वाज सा अ था फनी वो कॉम्प्लीमेंट। सीरियल कौन सा था? सीरियल था अरे यार शिट, जीवन साथी। जीवन साथी, यस सॉरी, जीवन साथी हम सफर जिंदगी का। हाँ। सो जिस वक्त कलर्स लॉन्च हुई थी उस वक्त का ये एक जो 4 या 5 शो थे उसमें से एक शो ये था। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम उम्मीद करेंगे कि फिर जल्दी मिले। आपका सीजन 2 भी आएगा कि सीजन 1? वो तो अभी पता नहीं है, वो तो अभी ओमी सर और प्रोडक्शन और हॉटस्टार डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर होगा। ओके, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू फिल्म, न्यू सीरीज, सॉरी न्यू वेब सीरीज। यस, ठीक है, जिमित त्रिवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।